लग जाएगा। कैसा केस लगेगा? ये इसने पहले इस बैंक से लोन ले लिया, मतलब आप अपने चेक दे दिए, अब जब देने की बारी आई तो ना खाता ही बंद कर लिया। मैं देने से कम मना कर रहा हूं, मैं तो आवेदन में लिख रखा, मैं तो कानूनी दूंगा। जवाब दे दो मेरा का, जवाब उनसे भाई मैं हमने तो हाँ हमने पहले आवेदन दिया हुआ है ना वहां। अगर तू आवेदन नहीं देता तो गुनहगार है। मैं चुप हूं तो मेरे ऊपर कोई भी केस बनता है, मैं तो पूछने लाग रहा हूं भाई बता न, तू लिख के देना इतना कोई गलती कर रखी, इतना फ्रॉड नहीं कर रखा, वो लिखता क्यों नहीं? सिविल खराब करते हैं, बस सिविल ही खराब होगा, उसका तो आगे लोन अप्लाई नहीं कर सकते बोर्ड का। करना क्या है जी? हम न्यू कहना रहे बैंकिंग व्यवस्था फ्रॉड है, इस फ्रॉड सिस्टम में फंसे रह के करोगे कि भाई भाई जब हम ये कह रहे हैं पूरा सिस्टम फ्रॉड है, आपको कागज का नोट देने लग रही है, कागज की पर्ची में जा रहे, असली प्रॉपर्टी ले गए। मैं न्यू कह रहा हूं भाइयों, अगर आपने बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया ना, मैं निरोग क्यों हूं, मैं निरोग क्यों, मेरे तो को नहीं रोडर जाट वाली फीलिंग आंदी कदे भी, क्योंकि मैं इस अपने व्यक्तिगत लाभ वाले सिस्टम तो ऊपर जा लिया, व्यक्तिगत लाभ वाले सिस्टम तो मैं क्यों कर गया ऊपर। मैंने एक बात समझ में आ गई, पैसा काम नहीं आता जिंदगी में, जिंदगी में बाई काम आवे, जिंदगी में मानस काम आवे, परिवार काम आवे, पशुधन काम आवे, मिट्टी काम आवे, जमीन काम आवे, पैसा नहीं आंदा काम। जिस जिस घर में रुपया इकट्ठा होना शुरू होया, उस घर की जड़ पाट गई, उस घर का भाईचारा खत्म हो गया, उस घर में टोटा और कलेश ही आया खाली। जिस घर में भी पीसा जाना शुरू होया, मार पे पीसा को नहीं, लेकिन हम जिब घर बैठा तो खूब आशा बतलावा पुराने टाइम के क्या होता है, पीसा को नहीं, बस अब ना पीसा चिंदा ही नहीं। क्या खातर चाहिए पीसा? समान खातर, समान आई जावे, समान किस में काम करा, हम काम करा, मैं भाई के लिए कुछ कर दूं, भाई मेरे लिए कुछ कर दे, भाई खातर भाई किसी के लिए कुछ कर दो, मैं तेरे बच्चे को मैं पढ़ा दूंगा, तू मेरे बच्चे खातर जुत्ते का जुगाड़ कर दे, मैं तेरे बालक का न्यू कर दूंगा, तू मेरे बालक का यूं कर दे, ले हो गया है। वो पुराने वाला सिस्टम, क्या पुराना के असली सिस्टम है जो है भाई, जो मेरे पे है मैं दे दूंगा, सारे भाई आता है, सारे भाई अपना अपना देगा, इधर दो कितना सामान हो जाएगा इकट्ठा, जो जो मारे भाई यहाँ पे है ना टैलेंट अपना यार इस मेज पर धर के देखो, मारे सारा का गुजारा होने के बाद भी इतना सामान बचेगा, मारा रोड़ा तो जीव हो रहा ना, हम सारे अपने अपने बालक ना अपने अपनी गोदी में लिया बैठे, और किसी पे कुछ नहीं बन रहा किसी के बालक का, जब तक सारे के बालक नहीं कहते साजले बालक हैं, मतलब बात खत्म। आपके बालक की भी उतनी वैल्यू, मेरे बालक की भी उतनी, छुट्टी मारे दोनों बालका का रोड़ा हो गया, मान ले मारे बालक आए मेरे दो शिकायत लान, तो मैं अपने वाले दम कह दूं, और जिब जावा तेरे दो रहा जीव अपने वाले तो दम कह ले, तो मेरे आला तेरी इज्जत करने लग जाए, तेरा मेरी लग जाए करने, है नहीं? अगर कोई गाड़ी में उठा ही ले, हाँ तो रास्ते में मिल गया मेरे को, मेरे पास गाड़ी है, हाँ, लोन पे है, हाँ, लेकिन मैं चला रहा हूँ और उसके बिना मैं कमा भी नहीं सकता। कमाई के साधन के लिए तो ली थी मैंने, या बाहर खड़ी नहीं गाड़ी? एक मिनट रुको, मैंने कमाई के साधन के लिए ली थी टैक्सी नंबर गाड़ी, ठीक है। अब टैक्सी नंबर गाड़ी मैंने कमाई के साधन के लिए ली, मैं बाई चांस नहीं भर पाया, कारण क्या हुआ कि बता, इतनी कमाई जितनी मैं सोच रहा था नहीं हो पाई, मैं बीमार हो गया, कुछ भी है, एक्सीडेंट होगी गाड़ी, ठीक है। फिर मैंने उसे रिपेयर कराया, उसमें मेरा पैसा लग गया, समझ गया। फिर उसके बाद बता मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, समझ गया, ठीक है, लोन नहीं भर पा रहा हूँ, मेरे को पता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ते में रिकवरी वाले आ गए, अब रिकवरी वाले मैं अकेला हूं, उसमें भाईचारा तो नहीं आ सकता मेरे पास। बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही रिकवरी वाले आपकी गाड़ी को रुकवाते हैं, पहली बात वो रुकवा ही नहीं सकते, पहली तो भैया बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, रिकवरी के लिए गाड़ी को नहीं उठाया जा सकता। अखबार में भी तो आई थी, हाँ आई थी, मैंने भी डाल दिया था मेरे फेसबुक पेज पे, देख लियो आप, ठीक है बात। पहली बात वो उठा ही नहीं सकते। नंबर 2, फिर भी अगर उठाने के लिए आ ही जाते हैं और आपकी गाड़ी को रुकवा ही लेते हैं, एक रिकवरी वाला की तो वीडियो में आपने इब्बे दिखाऊंगा कटे पीछे इसे फोन में। दूसरी, आपने सिर्फ उसको ये पूछना भाई तेरा नाम क्या है, भाई तेरा नाम क्या है, कम से कम 2 तो ये होते हैं, 4-5 भी होते हैं कई बारी, भाई नाम क्या था ये बताओ, पहले तो थोड़ा शीशा खोल लो, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, नाम नोट कर लिए, उसी टाइम 112 कॉल कर दो, मेरी गाड़ी ठाना रहे गुंडे, यो काम तो करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, पुलिस आ जाएगी उसी टाइम पे, नहीं भी आवेगी, वो 112 का नाम सुनते भाग जाएंगे। पहली बात तो मान लो वो नहीं भागते हैं, हम उसको बोलेंगे थाने में चल, मेरी गलती होगी तो मैं भरूंगा, थारी गलती होगी तो थम, जब मेरी गलती होगी तो थम ले जियो गाड़ी, पर लेकिन थाने में चल, ये कागज दे रखे मैंने। पहली बात, तुम थर्ड पार्टी हो, मेरे पास भी आए थे, मेरी इस वीडियो में है,
मेरे पास भी आए थे, मेरे पास एक इनोवा गाड़ी है, वो अभी हमने तो कह रखा बैंक से भाई हम तो देवांगे भाई, हम तो कानूनी तरीके से देवांगे। तुम्हारे पास लगभग 100-125 गाड़ियां हैं इसी JSM के लोगों साथियों के पास पूरे इंडिया में। तो दो मारी भी हो जाएंगी। ठीक बात। तो हम उसने मेरे को जब ये बोला कि गाड़ी इसके नाम है भाई, किसी और के नाम थे बाइक नाम, तो मैंने कहा हाँ भाई बता। बोला इसकी किस्त नहीं गई। मैं कहा रोक रखी है भाई। क्यों भाई? मगर हमने बैंक ने हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर लिया था, हमने बैंक से सवाल पूछ रखे हैं, जब तक उनके जवाब नहीं आते तब तक किस्त नहीं जाएगी भाई। फिर क्या बेच रखा आपने? मैं कहा आप तो थर्ड पार्टी हो ना, मैं आपको क्यों बताऊं? बैंक से जाकर पूछो, क्योंकि ये रिकवरी का नियम है। ये ध्यान रखना सारे भाई, हमेशा रिकवरी का ये नियम है कि यदि बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट चला हुआ है तो कोई रिकवरी वाला आ ही नहीं सकता। रिकवरी पे केवल और केवल उन गाड़ियों को या उन चीजों की रिकवरी हो सकती है जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपने बैंक के ऊपर कोई डिस्प्यूट लगा रखा, कोई आरोप लगा रखा, तो बैंक उसको अपनी वेबसाइट पे ही नहीं डाल सकती केस को, तो बैंक वहां फंसता है। बैंक को हम जो कंप्लेंट करते हैं, कुछ भी बैंक को कहते हैं कोई डिस्प्यूट है, कुछ केस फाइल कर रखा है, हाँ। तो हम कोई लीगली तो फाइल नहीं करते उसको, हम अपना पर्सनली उसको मतलब बोल सकते हैं ये मेरी क्वेश्चन इनका पहला जो आवेदन है, पहला हमारा एक आवेदन की फॉर्म में जाता है पहला आवेदन, फिर हम एक RTI लगाते हैं, फिर हम उसकी अपील डालते हैं, लीगल भी डाल दो, फिर उसके बाद हम लोग FIR करवाते हैं बैंक के खिलाफ। सॉरी, FIR से पहले हम धारा 80 का नोटिस भेजते हैं वकील की लेटर हेड पे। ये हमारा दूसरे महीने स्टार्ट होता है प्रोसेस। भाई पहले हम चिट्ठियों लिखांगे ना यार, भाई हम शुरू में कैसे मुकदमा करते हैं किसी के ऊपर, पहला तो मैं भाई ने लीगल नोटिस भेजूंगा, भाई तन्ने मेरी न्यू गड़बड़ करी रहे, भाई जवाब आ जाएगा तो ले बात खत्म, भाई आएगा समझौता कर लेगा तो बात खत्म है ना। नहीं हो या इन्हें भाई ने जवाब नहीं दिया या इन्हें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, तो फिर मैं दूसरा नोटिस भेजूंगा या RTI लगाऊंगा या फिर धारा 80 का नोटिस भेजूंगा। धारा 80 पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं FIR करूंगा। तो इतने सारे कागज इकट्ठे हो गए मार दो रहे, लीगली मजबूत हो गए हम। जहाँ तक है जिस तरह से RTI लगाई है, RTI में तो ये गोलमोल जवाब देंगे इस चीज का, तो क्योंकि गवर्नमेंट भी साथ, ऊपर भी साथ है, नीचे भी साथ है। हाँ, ठीक है। और पहले हम इनको कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसका भी जवाब इनका नेगेटिव आएगा कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं ना देवे तो है, उल्ट सुल्ट देवे कुछ वो देते हैं, ट्रांसपेरेंट जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फाल्ट में तो कैसे दे देगा? एग्जैक्टली, एक्सेप्ट गोलमोल देगा, रिप्लाई ओके दे दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती से। ठीक है। सेकेंडरी फिर ये हो जाता है कि उसके बाद हम RTI लगाते हैं, RTI को उल्टा सीधा आएगा, फिर हम अपील डालेंगे, फर्स्ट अपील डालेंगे। फर्स्ट अपील में अगर ठीक दे दिया तो ठीक है, तो सेकंड अपील में मैंडेटरी देना होता है, यस नो। ठीक है। तो सेकंड में भी देंगे तो ये तो गवर्नमेंट पे बात आ जाती है। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, RBI के फलानी वेबसाइट पर जाओ, रोड जाके टोलो, वो ऐसे देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत कह रहा हूं, खासियत क्या है, मजा क्या है कि जिनसे हम उन पर सवाल पूछ रहे हैं ना, RBI के सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास पड़ी है कोर्ट में लाने खातर। हमारे पास बिल्कुल जेन्युइन, जो मैंने यहां बोला है ना आप लोगों के सामने, इनके सब के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हैं। हम सिर्फ ये पहली बात तो पहला झटका तो ये आपको दिखाने के लिए आपका आवेदन लगवा रहे हैं, और दूसरा ये संख्या बढ़ाने के लिए हम आवेदन लगा रहे हैं कि अगर हम PIL लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक बड़ा वकील तो यार 25 लाख रुपए एक ही रिंग का ले लेता है। पीछे से कुछ किसानों का केस था, 20-25 किसानों का, 25 लाख रुपया एक ही रिंग का ले लिया यार। इतना इतना करते देवांगे, मान लो मार दो, मानस इतने हो गए कि 50-50 रुपये बांडे में आए, छुट्टी ले ले, कौन सा वकील लेना, मतलब बोलो वही है कि नहीं भैया। तो ज्यादा लोगों का ये बेनिफिट है। फिर मान लो आप जितने केस होंगे हमारे पूरे देश में, उतने मानस हर पेशी पे पहुंचने लग जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट का जाडा चढ़ेगा कि इतने मानस आ लिए। सुप्रीम कोर्ट की हवाली करेगी और उसने कानूनन सही तरीके से जवाब देना पड़ेगा। सही कानून इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट केवल तब संज्ञान लेगी जब देश की जनता के संज्ञान में यह बात होगी। ये ध्यान रखना, ना तो कोई भी पुलिस प्रशासन आपका साथ देगा, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ देगा, ना DC साथ देगा, ना आपका तहसीलदार साथ देगा, ना ही कोई मीडिया का आदमी छाप सकता इसको। कमाल की बात यह है, आप लेकर चले जाओ, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी आपकी बात को नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। भुगत भोगी है इस चीज को।
हमको ही अपना मीडिया बनना है। मीडिया का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। मैं कह रहा हूं देवे ही नहीं, हम तो आप तो एक अकेले भुगत भोगी हो, हम तो रोज देखने लाग रहे के साथ एक और हाँ नहीं एक बार सर मैं देखता हूँ हाँ। इतनी बड़ी रैली इतनी बड़ी साला एक यूट्यूबर भी नहीं पहुंचता अपना खुद के फोन में करके खुद के आप पे करना पड़ा भाई साहब, यूट्यूबर्स को वो डाल नहीं सकते, उन पे कार्रवाई हो जाएगी भाई। हाँ डर है वो कार्रवाई बड़ा हो जाएगी। बड़ा तगड़ा प्रेशर है। देवेंद्र बलारा और उसकी टीम और जनता सरकार मोर्चा शब्द को भी इन्होंने बैन करा हुआ है। एक टाइम तो ऐसा था, मेरे नाम की अगर कोई वीडियो डाल दिया करता हैशटैग लगा के तो चैनल ब्लॉक कर दिया करते, लोगों ने मेरे को दिखाना बंद कर दिया। हमने फिर अपना खोल लिया भाई, हमने अपने में देवेंद्र बलारा लिख देनी, हम अपना नहीं लिख दे देवेंद्र बलारा लिखने लगे पर टोट टोट के नाम पे चल मतलब इतना बुरा हाल है कि किसी भी मीडिया के पर्सन को हमारी बात सुनना भी अलाउड नहीं है। हमने कहा यार हमारी बात तो कह दो, जो कुछ हम कहने लग रहे दिखा तो दो, बोला भाई तो बख्श दे। ऊपर इसे टाइम डीपीआर का फोन आ है, सीएम हाउस से फोन आता है, मेरी पोस्ट एक पत्रकार ने ग्रुप में शेयर कर दी, उसके पास सीएम हाउस से फोन आया, क्या क्या शेयर कर रहे हो ये, बोले जी शेयर, ये बंद डिलीट करो, पहले तो डिलीट फॉर ऑल करवाई। बोला फिर फोन आया दूसरा, फिर व्हाट्सएप पर कॉल आई, फिर व्हाट्सएप पर कॉल आया, बोले बोला सीएम हाउस से स्पेशल हिदायत है, जनता सरकार मोर्चा बलारा की कोई वीडियो शेयर नहीं होनी चाहिए खड़ी हुई। मैं कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना मीडिया आपको बनता है। वैसे जो शहनवाज चौधरी जो भी कर रहा है लोन माफी अपनी टीम में, क्या है बात दूसरा अपना मोर्चा इसका, वो माफी के लिए बोल रहा है। देखो माफी तो हम गलती की मांगते हैं ना, गलती हमने नहीं कर रखी, हमने तो कानूनन सही सोचकर, लीगल सोचकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करी थी, आपने इलीगल काम किया है। हम बैंकों से माफी क्यों मांगे भाई, माफी तो गलती की, अगर गलती थोड़ी हो रही हमारे पे, ठगी हो रही हमारी गेल, तो हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनमें हमारे में ये फर्क है। नहीं, जैसे कि आपने ये बोला कि ये पैसे जो भी हैं बिल्कुल गलत हैं, मतलब इलीगल है। हाँ ठीक है, पहले हमारे बाप दादा जो भी थे, ठीक है, उससे पहले उनको राजा थे, राजा अपने कब्जा करे करते, आदमी बता जो है मटके बना रहा है मटके बना रहा है, जो क्या नाम है जुत्ती काट रहा है जुत्ती काट रहा है, और जो बताए खेती कर रहा है वो खेती कर रहा है। ठीक है, उनके पास हमने कभी धन नहीं देखा, उनके पास कभी भी हमने एक पहनने के लिए सोना देखा। ठीक है, उसके बाद कभी भी हमने बता सबके पास देखा कि बता हर चीज़ का भाव होता था, जिसके घर काड़ी उसके घर दिवाली, ये कहानी सुनी करती, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। आज सबके पास सब कुछ है, आज़ाद है, कहीं जा सकते हैं कहीं आ सकते हैं। मेरे दादा ने तो मेरे ख्याल में हरिद्वार बड़ी मुश्किल से देखा और नहीं देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, आज हम सबको जा रहे हैं, किस दम पे जा रहे हैं, इस पैसे के दम पे तो जा रहे हैं। मैं बताता हूँ। बिंदु नंबर 1 आपका ये है कि पहले वाले लोगों के पास सोना चांदी आया करता और धन नहीं था, मतलब ये कागज को धन बोल रहे हैं और सोना चांदी को धन नहीं बोल रहे, इसका ये मतलब है, इस बात का तो ये मतलब है। दूसरी समझ लियो, ये लाइन गलत है इनकी, मैं गलत कह रहा हूँ, है ना? मैं तो इस समाज की बात कर रहा हूँ, मैं सारे पे आऊंगा ना, मैं पहले तो एक एक करके हर लाइन पे आऊंगा, मैं आपकी एक भी लाइन को अनसर्ड नहीं छोड़ूंगा, जो रह जाएगी तो मेरे को पूछना। यह लाइन गलत है आपकी, आप कागज के टुकड़ों को धन बोल रहे हो और सोना चांदी को धन नहीं बोल रहे हो। यही है ना, हमने इन्होंने देखा देखा ये। मैं अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ, एक बार यहीं पे रुकता हूँ। हाँ, आपने बोला कि बताए मैं कागज के टुकड़े को धन बोल रहा हूँ, सोना चांदी को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक बात सोचो कि बता उस सोना चांदी को मेहनत के उस हिस्से से एकदम खरीदा भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं खरीदा जा सकता? कैसे? अगर मैं आज पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को सोना कौन दे देगा? आज नहीं दे रहा ना, क्योंकि आज सोने के पहले भी नहीं देता था। अरे भाई, तो सोना कहां से आता था फिर उनके पास? किनके पास? हमारे पुरखों के पास। पुरखों ने बता अपने पास सोना, लेकिन सोना का लेन देन तो कभी नहीं करा। जैसे कि पहले तांबे का कहां से आता था? नहीं, तांबे का वो लेन देन नहीं करा, मान लो, कहां से आता था और वो कहां चला गया? अगली पीढ़ी में वो बढ़ना चाहिए था। अगर आपका धन बढ़ा है तो सोना और चांदी बढ़ना चाहिए था ना। बिल्कुल, सोना भी रखा है घर के अंदर जो पुरखे छोड़ के गए, और धन भी बढ़ा है, फिर तो मैं मानता प्रोस्परस हुए हैं। सोना चांदी गायब हो चुका है और कागज के टुकड़े और डिजिट हमारे पास आ गए हैं। मैं इसको धन बढ़ना नहीं बोलता, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने अपनी बातचीत शुरू करी थी तो मैंने आपको धन के प्रारूप बताए थे, उसमें से एक भी धन है आपके पास? ना परिवार बच रहा, ना सेहत बच रही, ना पशुधन बच रहा, ना
अनाज प्योर बचता, ना बच्चे को कुछ खाने को प्योर मिलता। नहीं है ना जी एक विधन। अपने पास सिर्फ सीमेंट और पत्थर और बजरी है सिर्फ। नंबर 3, हमारे पुरखों के पास मकान होते थे इस टाइप के कि एक पीढ़ी ने बनाया, मैंने बना दिया, जिसा मन चाहिए। मेरे मकान में जितना सामान लगेगा, एक भी सामान का टुकड़ा ऐसा नहीं है जो पत्थर का हो, जो सीमेंट का हो, जो प्लास्टिक का हो, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। और मेरा घर अगर 20 साल बाद टूटना होगा, जब 15 में टूट जाओ, लेकिन टूटने के बाद या तो वो मिट्टी में मिल जाएगा या वो यूज होएगा। लकड़ी हुई चाहे ईंट हुई, कच्ची हुई, मतलब सुनने में पता चाहे कुछ भी, एक एक चीज यूज होने की थी, एक भी बेकार चीज नहीं थी। आज इस मकान में लगी हुई एक एक चीज केवल पर्यावरण का नुकसान करती है, केवल पर्यावरण का नुकसान। मतलब नाश ही गिराई है यार, नाश, पोल्यूशन। मेरा यहां गुड़गांव में एंट्री करते ही मेरा गला खा खा करने लग गया, क्योंकि मैं तो पहाड़ी की बिल्कुल जड़ में खड़ा। आप लोगों को शायद पता ना लगता हो, लेकिन अंदर आपके क्या बढ़ने लग रहा है आपने भी नहीं पता, आप आदी हो गए। तीसरी बात, आपके बड़ों के पास आपका पुरखे हरिद्वार भी नहीं गए थे। मैंने सिर्फ इतना बता दो कि हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है, पहली बात, क्योंकि बहुत से लोगों को घूमने का बिल्कुल शौक नहीं होता, ना वो घूमने में इंटरेस्टेड होते। और जिनको घूमने का शौक था वो अगर अभी निकलते हैं तो चाहे 6 दिन में पहुंच जो, चाहे 6 घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, हमारे पास संसाधन हो गए, लेकिन संसाधन होने से हम बीमार हो गए। कैसे? क्या हमारे पुरखों को ये टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे और थोड़ा ठीक से हम अध्ययन करेंगे अपने पुरखों की लिखी हुई किताबों का, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर आज की टेक्नोलॉजी के विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पूरा विवरण दिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी ज्ञान था कि जहां मेरी जड़ है, इस बात को समझना, फिर से मैं जड़ पे आऊंगा, जहां मैं पैदा हुआ हूं उसके 35-40 किलोमीटर, और 35-40 भी मैं क्यों बोल रहा हूं, केवल उतनी दूरी जितनी मैं एक दिन में ट्रैवल करके वापस आ सकता हूं। पैदल जाके और पैदल वापस आ जाता हूं, इतनी दूरी तक अगर मैं मूवमेंट करता हूं, और इतनी दूरी में मेरा घर, मेरा काम करने की जगह और मेरी रहने की जगह है, जहां मेरा पैदा हुआ और एक दिन का डिस्टेंस, तो मैं जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। अगर आप रेगिस्तान में पैदा हुए हो तो ऊंट का वो कूब अपने आप बन जाएगा पानी की स्टोरेज के लिए, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी 7-7 दिन तक पानी पीने की, पानी नहीं मिलेगा उसको। लेकिन अगर आप समंदर के किनारे में हो, समंदर पानी में अगर आप पैदा हुए मछली की तरह, तो आपके फेफड़े इस टाइप के हो जाएंगे कि पानी से गिल्ले नहीं होते। अगर आप पहाड़ पे पैदा हुए तो बाल अपने आप पैदा हो जाएंगे शरीर के ऊपर, ताकि आपको सर्दी से बचा के रखें। और अगर आप ऐसी जगह पे पैदा हुए हो जहां से रिफ्लेक्शन की जरूरत है, तो बॉडी वैसे ही बदलना स्टार्ट कर देगी। यानी आपकी जहां की पैदाइश है, वहीं के पेड़ पौधे, वहीं का फल फ्रूट, वहीं की वनस्पति का इस्तेमाल करोगे तो कदे बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए आज से 50 साल पहले आपके गांव में अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, किसी की जरूरत नहीं थी। आपके घर में ही हर पौधा, हर जड़ी बूटी आपका डॉक्टरी का काम किया करता था, और आदमी की उम्र 100 साल थी। आज की तरह 40 साल में हार्ट अटैक होने आ करे था। छोटे छोटे बालक जिनसे आज अस्पताल में पड़े रहे, युवाल नहीं था। ये हमको दिखाया गया कि प्रोस्पेरिटी नहीं थी। 1860 में तो अंग्रेजों की सरकार थी, ठीक है ना। 1860 का आंकड़ा आईएमएफ की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नाम की जो वेबसाइट है ना आईएमएफ, जाके देखो। 1860 में इंडिया वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का 48% एक्सपोर्ट अकेला इंडिया करता था, सारा उत्पादन इंडिया करता था, सारा उत्पादन 48%। आप सोच सकते हो आज के टाइम कितना एक्सपोर्ट है, मालूम है आपको? 1% भी नहीं है, एक भी नहीं। और सुनो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 25% इंडिया का था, भारत का था। 1860 की बता रहा हूं, और सिर्फ 2 ही कंट्री थी जिनका कंपटीशन था, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, फर्स्ट या सेकंड ईयर न्यू चला करता। और इंग्लैंड जो राज करा करता उस टाइम पे, टॉप 10 में भी नहीं आया करता उस टाइम पे। और इंडिया के हर घर के अंदर
डंगरों का लंगार भाई साहब, मेरे घर में 26 डांगर तो मैंने जोड़ में पानी पियाया उड़ा है। 26 डांगरों की आज कीमत ला के देखो, 26 मैसा की कीमत भाई साहब 50 लाख रुपए बने हैं, समझ गए? जितना सोना मेरी दादी दो रहा, आज कीमत ला के देखो करोड़ों में बनेगी। आप क्या बात करते हो, हमारे पीछा नहीं था अनाज प्योर। आज शहर में 1.5 लाख रुपया कमाने वाला आदमी अपने बच्चे ने ऑर्गेनिक खुआ के दिखा दो, ऑर्गेनिक खुआ के दिखा दो, जहर खुआन लग रहे भाई साहब आप। ऑर्गेनिक के तो आपकी बात ठीक है, ऑर्गेनिक खा रहे हो, लेकिन हम उनके 150 करोड़ भी तो हो गए, उनका भी तो पेट पालना है। हाँ सुनो, मेरे दादा का 8 औलाद थी। हाँ। और एक भी बेरोजगार नहीं थी। हाँ। और मेरे पापा का हम 5 हैं। हाँ। और एक भी बेरोजगार नहीं थी। और ये सारे एक दो हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। उसका रीजन अब आ जाए ना फल, क्या कि बता, पहले तो हम बता कम थे ना, फिर रही आपकी बता वो कितनी आबादी बढ़ गई, पूर्वजों की बात। अरे मैं सुनो, ये पहले इस पे लेंगे, इसी बात पे आवांगे। कितने 140 करोड़ मानो आप। हाँ। पहली बात, ये आंकड़ा गलत है। जनगणना कब हुई पहले ये बताओ? 12 में 11 में। हाँ। हाँ। कितना आंकड़ा था? 125 बताते थे, 120 के करीब बताया गया। 125 करोड़ ऐसे बोलते थे। पिछले 3 साल में कितने मर लिए अंदाजा है? जितने पैदा हुए ना उससे 5 गुना मर लिए। मरने वालों की संख्या देखो कितनी, बुरा हाल हो रहा है। और 2026 इसीलिए जनगणना नहीं हुई, क्योंकि असलियत सामने आ जाती है। 140 करोड़ की बकवास कर रही है। और दूसरी बात सुनो, इससे अगली बात बताऊं मैं आपने, पैदावार की बात सुनो। हम करते थे, हम आधार कार्ड गलत है, फिर आधार कार्ड तो पूरा फ्रॉड है। ई बनाओ, बोलो किसका बनाना, बोलो किसका बनाना। अरे बैठे बैठे 20 मानसा के ई बनवा दूं और आपका डाटा ही निकाल के दिखाऊं, कितना खर्चा करा हो, कितना, सारा फ्रॉड है टोटल। आधार कार्ड के आपको दिखाया गया आधार कार्ड का आंकड़ा, सारी चीज। अगर आप एकदम आप फ्रॉड बोल दोगे। हाँ? एकदम आपने फ्रॉड बोल दिया। हाँ? ठीक है, मेरे पास क्या सबूत है कि तो फ्रॉड है? मैं सबूत देने लग रहा हूं। हाँ। किसने बनाया आधार कार्ड? भारत सरकार ने। नहीं, नंदन नीलकेणी का है, विप्रो का चेयरमैन है, उसने बना रखा है। और एक आधार कार्ड का कितना खर्चा आता है? बात बताओ, ये पैंट शर्ट किसने बनाई भाई? मेरे पैंट शर्ट किसने बनाई? अरे रुको तो, आधार कार्ड का खर्चा कितना आता है मेरे को ये बता दो। पैंट शर्ट किसने बनाई? पैंट शर्ट तो मैं भी बना सकता था, लेकिन कंपनी ने बनाई। टेलर ने बनाई ना, कंपनी ने बनाई। अब टेलर ने जो भी है, अब जो रेडीमेड लिया है, नहीं तो टेलर ने सीला है, सीला टेलर ने सीला है, कंपनी ने कपड़ा बनाया। फिर अब किसका हुआ? किसका हुआ? आपने उसको उससे खरीद लिया ना। अच्छा, कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल तो आपके पास है ना। आधार कार्ड का कंट्रोल किसके पास है? भारत सरकार के पास है। नहीं है ना, यही तो बता रहे हैं भाई मेरे आपको। गवर्नमेंट साइट देखो, नीलकंठन के मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। भाई साहब, तो फिर पासपोर्ट का साइज आप हाँ, पासपोर्ट भी गेम है। मैं एक बात बताता हूँ कि भी मैं जाऊंगा ना, एंट्री करूंगा किसी भी आधार, मैं ऑफिस में गया, आधार कार्ड का ऑफिस पूरे एनसीआर का मानेसर में है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप वहां पर एंट्री करोगे, बाहर सिक्योरिटी मिलेगी भारत सरकार की, सीआरपीएफ मिलेगी भाई साहब, फिर अंदर आएगी आरपीएफ। देखो, फिर मैं एंट्री करूंगा ना, जिस समय मेरे को स्टैंप लगेगी भारत सरकार की। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो आरपीएफ की सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी, वो तो एयरपोर्ट पे भी मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट तो अडानी का है। एयरपोर्ट तो अडानी का है, सिक्योरिटी तो भारत सरकार कर रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस, जब मैं आपको ये बताता 1857 के अंदर क्रांति हुई, उस क्रांति को दबाने के लिए और भविष्य में आने वाली क्रांतियों को दबाने के लिए ही पुलिस बनी है। पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग केवल उन्हीं का करती है, हमारे को सिर्फ दमन करने के लिए बनाई गई है। इसी तरह से ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ही बनाई गई हैं। जितनी इंडस्ट्री हैं, सीआईएसएफ की यहां पे है इंडस्ट्री की सिक्योरिटी फोर्स के लिए। इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है? एनएफएल का मालिक कौन है? जो पानीपत के अंदर एनएफएल है, कौन है मालिक पता है? रॉकफेलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसकी मैं बता रहा था आपको। और सिक्योरिटी कौन दे रहा है? भारत सरकार। किसके पैसे से? हमारे टैक्स के पैसे से। एयरपोर्ट, जमीन किसकी? किसान की। बनेगा किसके पैसे से? हमारे टैक्स के पैसे से। बनने के बाद दे दिया जाएगा अडानी को। और सिक्योरिटी किसकी? हमारी, ठीक है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जमीनें हैं किसकी? हमारी। लेगी कौन? सरकार, हमसे पूछे बिना। यही तो गेम समझा रहा हूं मैं आपको, और क्या समझा रहा हूं। आप
डॉक्टर पहले आया, बीमारियां बाद में आई हैं गांव के अंदर। मैंने आपको क्या बोला था, जिनको लोगों को अपने जो गांव में आरएमपी फिरा करता ना, उस पे नहीं कहा करता मेरा तो दांत सा दुख है, मेरा तो बुखार हो रहेगा, दी बुढ़ी कहा कर दी कही है डॉक्टर ने फलाने ने मेरा टीका ला जाएगा। जिन लुआन के शौक थे ना इंजेक्शन, उन्हें का अटैक हुए लेटर ऑन 55 साल की उम्र में, 60 की उम्र में। पहले 55 वाले का होने लग गए, फिर 50 वाले का होने लग गए, फिर 45 वाला पा लिए, ये 12-12 साल वाला का हुआ है। कौन है मैं? जिनके बचपन में लाग रहे हैं। जो बच्चा बचपन से हर दवाई हर इंजेक्शन को लगवा रहा है, वही पूरी जिंदगी बीमार हो रहा है। जो बालक कति फरी है इन चीजां है, उसको कुछ नहीं होता। ना वो लालच में फंसदा, ना वो डर में फंसदा, ना उसकी आत्मा ना कोई खरीद सकता, ना उन्हें कोई डरा सकता, और नहीं घोड़े सारा हुआ है, ना बीमार होता। यही गेम तो समझना है भाई मेरे। एजुकेशन सिस्टम क्या दे रहा है आपके बच्चे को? जितना पढ़ा लिखा बालक होगा, जितना पढ़ा लिखा बालक होगा, उतना ही डरपोक होगा। जितना अनपढ़ होगा, डंके की चोट पे जायज बात कहेगा, ना आपके चक्कर में फंसा, ना भाईचारे के चक्कर में फंसा है? मतलब जितना पढ़ा लिखा होगा, उतना ही बुज़दिल, नकारा, नपुंसक टाइप होगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, गाल भी देगा मैंने मेरा तुम क्या के नाम का पढ़ रहा है, मखा हमने तो अनपढ़े मान लो रे भाई। अगर मान लो पढ़ने लिखने से गुलामी आती हो, तो फिर इससे बड़े अनपढ़ बढ़िया यार। मारे को पढ़ना लिखना किसने सिखाया भाई? बताओ आप। यो सिलेबस आपने बना रखा? आपके बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई करेगी? 400 साल से पहले के हम गुलाम हैं। 400 और साल? हैं क्या 400 साल से पहले? 400 साल से तो हम गुलाम ही रहे हैं। किसने बताया आप गुलाम थे? क्यों नहीं थे? किसने बताया? सरकार ने बताया। नहीं, सरकार ने क्यों बताया? अरे ये सरकार ने आप क्यों बताया? हमें पता भाई है मेरे ना। ये सुनो, क्यों नहीं पता? अनिल भाई, हाँ। अनिल भाई सुनो, एक बात बताओ, एक मिनट, आप ही जवाब दे दो फिर इनके जाए। ना 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 ठीक है, हाँ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आप नहीं जवाब ना सवाल तो उनका, सवाल तो उनका, सवाल मेरे से है। हाँ, ना 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 वही तो कह रहा हूँ, ये ठीक है, ना ठीक है। देखो सवाल मेरे से है, उन्होंने पूछा 400 साल से हम गुलाम। पहले अभी जब ये सभा शुरू हुई थी, उससे पहले की बात करी थी कि कितने कटु से कटु किए जाए। अरे वो अच्छा है, चलो मत अच्छा ना 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 देखो देखो अनिल भाई, ना ना देखो अनिल भाई, मैं वो कोई बात बताता हूं। आप गुलाम थे, ये बात आपको किसने बताई? ये तो बुक्स में लिखी हुई, देखिए पढ़िए। बुक्स किसने लिखी? बुक्स तो इतिहासकार जो इतिहास बना दिया। इतिहास कौन बनाता है? पढ़े लिखे गवर्नमेंट ने। राजा लिखता है इतिहास हमेशा, और राजा के चाटुकारों को बताया जाता है कि तुमको इतिहास में क्या लिखना है। अकबर को महान लिखना है या किसको दरिंदा लिखना है, ये राजा बताएगा। जिस टाइम पर यूपीए की सरकार थी, यूपीए अखबार वालों को बताया करती थी कि तुमको क्या लिखना है, क्योंकि इतिहास में लिखा जाता है। और आज जो सरकार कर रही है, ये राजा ये बता रही है मीडिया को कि तुमको क्या लिखना है। इतिहास मीडिया लिखती है। मीडिया का काम पहले पंडित जी किया करते थे। पंडित जी कौन होया करते? जो राजा की बराबर में धर्मगुरु हुआ करता था। राजा कहता था यो धर्मगुरु है, प्रभु आप ही बताइए, ज्ञान दीजिए। और यू नुका करदा मैं राम तक बात करके आया हूं, अरे यो बचावेगा थमने। कुछ भी लिख दो, कहने का मतलब ये होता है कोई भी कुछ भी लिखा जाएगा राजा की मर्जी से। राजा का मीडिया लिखता है इतिहास, और वो इतिहास में केवल वो लिखा जाता है जो अगली पीढ़ी को बताया जाता है। अगली पीढ़ी को यह बताया जाएगा कि ये जो ना, आप देखो इंदिरा गांधी को मारा संता बंता ने, संता बंता के ऊपर जोक बनने स्टार्ट हो गए। सरदारी खत्म करने के लिए सरदारों के साथ ऐसे शब्दों को जोड़ दिया गया कि सरदारों के बच्चों ने अपनी सरदारी की पहचान वो पगड़ी पहनना बंद कर दी। गांव के अंदर मैंने कहा था जिसने धोती और पगड़ी नहीं छोड़ी उस आदमी के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। तो आपके बच्चों को यह सिखा दिया गया कि अनपढ़ गंवार आदमी, अनपढ़ गंवार साबित कर। फिल्मों के अंदर बकायदा ऐसा सीन लाया कि कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अपने पिता को पिता नहीं कहता, ये कहता तो नौकर है हमारा, दोस्तों के बीच बैठा हुआ। ये डायलॉग, ये माइंड कन्वर्ट कैसे होता है? अनाथालय, आपने अगर गांव में अपना जीवन बिताया हो दोस्त, सुनो एक बार पूरी सुनो तो एक बार आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला हाँ कि हम सब गुलाम हैं। रिजर्व बैंक ऑफ क्या बोला था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं इंडिया नहीं, जो इंग्लैंड का था। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड का है ना? हाँ हाँ हाँ। जब अभी तो हमने यही बोला था कि हम गुलाम हैं। नहीं मैंने नहीं, ये नहीं आपने कहा। बोला, मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंग्लैंड का अधीन है। लेकिन इंग्लैंड जब ऑलरेडी जब हमारा देश आरबीआई
जो हमसे पैसा जो दे रहा हमारा सोना लेके जो हमारा कागज के टुकड़े दे रहा है। टुकड़े दे रहा है, लेकिन एक पर्ची असली भी रख रहा है। ठीक है, एक पर्ची असली भी है उसके पास। ठीक बात। वो जब ऑलरेडी वहां पर गुलाम है, वहां पर सारा पैसा जब इंग्लैंड के थ्रू दे चुके हैं ऑलरेडी, हम हैं बिल्कुल। तो यानी कि बता, इंग्लैंड तो आया था यहाँ पे। हाँ, इसको और कौन मना यानी कर रहा है? फिर इसको हम कौन मना कर रहा गुलाम है? थे। देखो मेरे दोस्त, अगर हम उस वक्त गुलाम थे तो आज हम उससे ज्यादा गुलाम हैं। गुलामी क्या होती है? जब आप अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाओ, यही होता है ना गुलामी। इसी को कहते हैं। आज आपका बच्चा अपनी मर्जी से घर में पैदा नहीं हो सकता, उसको अस्पताल में ही पैदा होना पड़ेगा। अस्पताल में पैदा होने के बाद कौन से इंजेक्शन लगेंगे, ये सरकार बताएगी। आपको कौन से कागज बनवाने हैं, ये सरकार बताएगी। आपको किस किस क्लास में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, किस तरह के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, किस तरह की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, ये राजा बताएगा। ये तो गुलामी की निशानी है। उस टाइम पर जब अंग्रेज आए थे, मात्र मैं आपको ये बताता हूं कि अंग्रेजों के पास 1 लाख लोग भी नहीं होंगे, सैनिकों समेत, टोटल अफसरों समेत, पूरे देश के किसने अंदर बताया? व्यापारियों के समेत। मैं कह रहा हूं 1 लाख